हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। जय श्री सीताराम। दोस्तों, आज के सेशन में हम मॉडल को और थोड़ा आगे समझेंगे। लास्ट सेशन में हम लोगों ने बात किया है कि एक और जो स्पीकर का मूड होता है एंड दैट इज हम एबिलिटी बताने का जो कार्य करते हैं, योग्यता बताने या क्षमता बताने के लिए कौन से मॉडल का प्रयोग करते हैं। तो हमने दो मॉडल का प्रयोग देखा है, कैन और कुड। कैन का प्रयोग हम प्रेजेंट एबिलिटी बताने के लिए करते हैं, वर्तमान में योग्यता बताने के लिए हम कैन का प्रयोग करते हैं। कुड का प्रयोग हम पास की एबिलिटी बताने के लिए प्रयोग करते हैं। और उसके साथ में हमने देखा है इज एम आर वॉज वर के साथ में हम एबिलिटी लगा के भी योग्यता बताने का या एबिलिटी बताने का प्रयोग करते हैं। वो होता है इन दैट कंडीशन जब हम कोई एक्स्ट्रा एफर्ट करके किसी चीज के योग्य हो रहे हैं। ठीक है, आज हम बात करेंगे, हमारा नेक्स्ट मूड है, नेक्स्ट एटीट्यूड होता है स्पीकर का एंड दैट इज पॉसिबिलिटी। पॉसिबिलिटी पॉसिबिलिटी को हिंदी में हम कहते हैं संभावना। जब हम किसी संभावना, किसी घटना के होने या घटित होने की संभावना दर्शाते हैं, ठीक है, तो उसके लिए आप कौन से मॉडल का प्रयोग करना चाहिए आपको, इसको हम आज सीखेंगे। ठीक है, संभावना किस प्रकार की हो सकती है, दैट मीन्स कि शायद बारिश हो सकती है। ठीक है, ये हम संभावना है ना, अभी हुई नहीं है लेकिन हम संभावना दर्शा रहे हैं। ऐसा हमें लग रहा है कि शायद बारिश होने वाली है या बारिश हो सकती है ना। वह पढ़ाई नहीं कर रहा है, शायद वह फेल हो सकता है। ठीक है, ये हम क्या दिखा रहे हैं, इसमें सब में संभावना है। शायद तूफान आने वाला है। ठीक है, ये सारी क्या है, संभावना दिखा रहे हैं। ठीक है, तो इनमें आपको कौन से मॉडल का प्रयोग हम देख सकते हैं। पहले होता है आपका मे होता है, फर्स्ट मॉडल इज मे। मे को हम संभावना के लिए, संभावना दर्शाने के लिए प्रयोग करते हैं। लेकिन इसका प्रयोग हम कब करेंगे, जब हमारे पास क्या होगी, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी, मतलब किसी भी घटना के घटित होने की जो पॉसिबिलिटी है वो क्या है, बहुत ज्यादा है। स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है, मतलब वो घटना श्योर है कि होगी ही होगी, है ना। जो संभावना है वो क्या है, बहुत स्ट्रॉन्ग है। अगर स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी की बात करेंगे तो हमें पता कैसे चलेगा कि जो पॉसिबिलिटी है, जो संभावना है वो स्ट्रॉन्ग है। तो उसके लिए आपको एक वैलिड रीजन टू बी श्योर, अ वैलिड रीजन टू बी श्योर, है ना। अब अगर हम श्योर है कि भैया ये संभावना घटित होगी ही होगी, है ना, तो उसके लिए हम कैसे श्योर हैं, श्योर इस कारण पे होंगे भैया कि हमारे पास में कोई रीजन होगा, है ना। जैसे कि हम कहेंगे भैया कि बाढ़ आ सकती है ना। जैसे अगर बहुत तेज बारिश हो रही है, शायद बाढ़ आ सकती है। अब हमारे पास रीजन क्या है बाढ़ आने का, बारिश बहुत तेज हो रही है, बहुत ज्यादा अगर बारिश होगी तो पॉसिबिलिटी ज्यादा है बाढ़ आने की। ठीक है, तो ऐसी संभावना दर्शाने के लिए आपको क्या करना है, मे का प्रयोग करना है। उसके बाद में आता है आपका माइट। माइट जो कि मे का पास्ट फॉर्म है, ये भी योग करते हैं। इसका प्रयोग भी हम संभावना दर्शाने के लिए ही करते हैं। लेकिन जब किसी घटना के होने की वीक पॉसिबिलिटी होगी, क्या है, पॉसिबिलिटी कमजोर है, मतलब शायद ही वह घटना घटित होगी। ठीक है, अगर ऐसी कोई संभावना हम दर्शाना चाहते हैं, इन दैट कंडीशन आपको माइट का प्रयोग करना है। अब इसमें कैसे पता चलेगा कि हमारी वीक पॉसिबिलिटी है, तो एब्सेंस ऑफ रीजन, हमारे पास में कोई भी रीजन नहीं होगा। ठीक है, कोई भी गिवन रीजन नहीं होगा कि भैया ये चीज घटित होगी ही होगी। ठीक है, उस कंडीशन में आपको क्या करना है, माइट का प्रयोग करना है। लेकिन अगर आपके पास में आप किसी संभावना की बात कर रहे हैं और उसका एक रीजन गिवन है कि हाँ ये संभावना घटित होगी, क्यों, क्योंकि हमारे पास ये कारण है, तो उसमें आपको मे का प्रयोग करना है। फिर इसके बाद आता है एक और मॉडल है कैन। कैन का प्रयोग भी हम संभावना दर्शाने के लिए, पॉसिबिलिटी के लिए करते हैं। लेकिन कब, जब वे संभावनाएं, है ना, उन सारी पॉसिबिलिटी जो यूनिवर्सल एप्लीकेबल है, मतलब वे संभावनाएं जो कभी भी घटित हो सकती है और किसी भी व्यक्ति के ऊपर घटित हो सकती है। ठीक है, मतलब वे सारी संभावनाएं जो यूनिवर्सल है ना, यूनिवर्सल एप्लीकेबल है, मतलब कि सभी पे लागू होती है। ठीक है, उन संभावनाओं को दर्शाने के लिए हम क्या करेंगे, कैन का प्रयोग करते हैं। ओके, तो ये इसका स्ट्रक्चर है। एक बार आप देख लीजिए ध्यान से, कोई डाउट तो नहीं है। अब इनके हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, ओके, राइट डाउन कीजिए।
ये आपके सामने कुछ क्वेश्चन है रिगार्डिंग हम पॉसिबिलिटी की बात कर रहे हैं। तो कौन से मॉडल का प्रयोग होना चाहिए, मे, माइट या कैन। ठीक है, आप थोड़ी देर ट्राई कीजिए, कोशिश करिए, बनेंगे नहीं। ओके, देखेंगे फर्स्ट वन, इट इज क्लाउडी इट डैश रेन एनी टाइम। भैया बाहर क्या है, बहुत क्लाउडी मौसम। क्लाउडी मतलब मीन्स बाहर बहुत आकाश में या आसमान में बहुत बादल छाए हुए हैं। अगर बादल छाए हुए हैं तो संभावित है या संभावना ज़्यादा है बारिश होने की या कम होगी। आप बताएंगे, अगर बादल छाए हो रहेंगे तो बारिश होने की संभावना कम होगी या ज़्यादा होगी। तो ऑब्वियस है कि अगर बादल होंगे तो बारिश होने की संभावना ज़्यादा होगी। स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी, हमारे पास रीजन है तो उसकी स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी होगी। अगर स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी होगी तो फिर हम क्या प्रयोग करेंगे, मे, इट मे रेन एनी टाइम। इट्स क्लाउडी इट मे रेन एनी टाइम, क्योंकि स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है तो मे का प्रयोग करेंगे। शी इज गुड एट स्पोकन स्किल्स, शी डैश पास द इंटरव्यू। वह स्पोकन स्किल्स में बहुत अच्छी है ना, उसकी स्पोकन स्किल्स बहुत ज़्यादा अच्छी है, तो उसका इंटरव्यू पास होने की पॉसिबिलिटी कम होगी या ज़्यादा होगी, आप लोग बताएंगे। अगर स्किल्स अच्छे हैं स्पोकन के तो ऑब्वियस है कि पास होने के चांसेस ज़्यादा होंगे। स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है, हमारे पास में रीज़न है। ठीक है, रीज़न है आपके पास में कि उसकी स्पोकन स्किल्स बहुत अच्छे हैं, तो पास आसानी से एग्जाम पास कर जाएगी। तो स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी के साथ में मे का प्रयोग करेंगे। थर्ड, ईशा डिड नॉट रिवाइज एनीथिंग, शी डैश पास द एग्जाम। ईशा ने कुछ भी रिवाइज नहीं किया है। ठीक है, ईशा ने कुछ भी रिवाइज नहीं किया है, रिवीजन नहीं किया है। दैट मीन्स अब उसके एग्जाम पास करने की पॉसिबिलिटी कम है या ज़्यादा है, आप बताएंगे। तो अगर रिवाइज नहीं किया, रिवीजन नहीं किया है तो ऑब्वियस है कि आपका एग्जाम पास करने की जो पॉसिबिलिटी चांसेस है बहुत कम हो जाएंगे। अगर वीक पॉसिबिलिटी होगी तो हम माइट का प्रयोग करेंगे, शी माइट पास द एग्जाम, क्योंकि रिवाइज नहीं किया, रिवीजन नहीं किया है। वन डैश डाई एनी टाइम, है ना। अब इसमें हम देखेंगे कोई भी, वन मतलब यहाँ पे किसी व्यक्ति, मानव जीवन की बात करें, मनुष्य की बात करें, कोई भी कभी भी मर सकता है। ठीक है, वन डैश डाई एनी टाइम, कोई भी कभी भी मर सकता है। तो ये जो पॉसिबिलिटी है, ये जो संभावना है, ये यूनिवर्सल एप्लीकेबल है, हर एक पे लागू होती है। कभी भी किसी के साथ कुछ भी घटना हो सकती है और वह मर सकता है। दैट मीन्स यूनिवर्सल पॉसिबिलिटी की बात करेंगे, कैन का प्रयोग करेंगे। वन कैन डाई एनी टाइम। एनीवन डैश लर्न इंग्लिश, कोई भी इंग्लिश सीख सकता है। इसमें भी हम संभावना बता रहे हैं कि भैया ये संभावित है कि इंग्लिश कोई भी सीख सकता है, तो सभी पे लागू है, यूनिवर्सल एप्लीकेबल है। ठीक है, कोई भी सीख सकता है, ऐसा जरूर नहीं कि हम लोग ही इंग्लिश सीख रहे हैं, और भी कोई लोग हैं वो इंग्लिश सीख सकते हैं। तो हम इसमें यूनिवर्सल पॉसिबिलिटी के लिए कैन का प्रयोग करेंगे। एनीवन कैन लर्न इंग्लिश, कोई भी इंग्लिश सीख सकता है। 6 हीना में पॉसिबली रीशेयर नाउ। ठीक है, इसमें आपको एरर बताना है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। हीना में पॉसिबली रीशेयर नाउ, हीना यहाँ पर कभी भी आ सकती है ना, हीना के आने की संभावना बता रहे हैं। अब मे का प्रयोग हम संभावना बताने के लिए कर रहे हैं, है ना। ये मे जो है ये पॉसिबिलिटी के लिए प्रयोग कर रहे हैं, संभावना के लिए। और यहाँ पे पॉसिबली, इसका मीनिंग भी क्या होगा है, संभावना, है ना, हिना के आने की संभावना है। दोनों जो शब्द हैं वो एक ही मीनिंग को प्रदान कर रहे हैं, एक ही मीनिंग की ओर संकेत कर रहे हैं, इंगित कर रहे हैं। दैट मीन्स मे का प्रयोग और पॉसिबली का प्रयोग, दो वर्डों का प्रयोग, दो वर्ड्स का प्रयोग एक ही मीनिंग के लिए हम कर रहे हैं। तो यहाँ पे कौन सी कंडीशन बन रही है, अगेन वी आर हेडिंग टूवर्ड्स सुपरफ्लोज। फिर से यहाँ पे हमारे पास में सुपरफ्लोज कंडीशन हो रही है, मतलब आप या तो पॉसिबली का प्रयोग करेंगे, हिना पॉसिबली रीशेयर नाउ, या फिर आप मे का प्रयोग करेंगे, हिना में रीशेयर नाउ। ठीक है, ओके। तो एक और पॉइंट हम यहाँ से निकाल के चलेंगे, स्टार मार्क करके नोट करेंगे। मे और माइट दोनों अगर हम संभावना दर्शाने के लिए अगर इसका प्रयोग कर रहे हैं तो इनके साथ में हम कभी भी ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करेंगे जिनका मीनिंग संभावना की ओर, जैसे पॉसिबली, लाइकली, प्रोबेबली, या एक और शब्द हो जाएगा एक्सपेक्टेडली।
इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग हम इनके साथ मे और माइट के साथ कभी नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि सुपरफ्लुअस कंडीशन बन जाएगी। क्या बन जाएगा? सुपरफ्लुअस कंडीशन बन जाएगा। तो इसमें हम एक बड़ा सा क्रॉस ऐड कर देंगे। इन शब्दों को कभी मे और माइट के साथ में यूज नहीं करेंगे। ओके, अंडरस्टूड है? आप देखिए जरा, कुछ डाउट हो तो पूछ सकते हैं। ओके, अब हम बात करेंगे नेक्स्ट मूड, स्पीकर का नेक्स्ट मूड, एंड दैट इज सजेशन। जब हम किसी को कोई सलाह देते हैं, कोई सजेशन देते हैं, उस कंडीशन में कौन से मॉडल का प्रयोग करना चाहिए, इस पर हम बात करेंगे। ठीक है, सजेशन, और इसको हम कहते हैं क्या? सलाह। अब सलाह अलग अलग प्रकार के होते हैं। ठीक है, कोई खास होती है, कोई इंपॉर्टेंट होती है, कोई कम इंपॉर्टेंट होती है, कोई बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सलाह होती है, उसको मानना ही पड़ता है। तो इन सभी प्रकार के अलग अलग सजेशन को डिस्क्राइब करने के लिए हम अलग अलग मॉडल्स का प्रयोग करते हैं। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे जनरल एडवाइस के ऊपर, और उसके लिए हम प्रयोग करेंगे शुड। पहला मॉडल क्या है आपका? शुड। शुड का प्रयोग हम सजेशन या सलाह देने के लिए करते हैं, लेकिन कब? जब हम कोई जनरल एडवाइस किसी को देंगे। जनरल एडवाइस की बात करेंगे, है ना, सामान्य रूप से कोई जनरल एडवाइस है जो बिल्कुल साधारण है और अवॉइडेबल है, या साधारण सलाह है। ठीक है, और अवॉइडेबल है। ठीक है, जिसको माने स्पीकर, जरूर नहीं कि सामने वाला उसको माने या नहीं माने। ठीक है, साधारण रूप से अगर हम कोई सुझाव देंगे जो अवॉइड की जा सकती हैं, है ना, उनको प्रयोग करने के लिए शुड का इस्तेमाल करते हैं ना, उनके लिए हम शुड का प्रयोग करते हैं। जैसे अगर मैं आपसे कहता हूं कि भैया आपको लाल रंग का शर्ट पहनना चाहिए, आप पे लाल रंग ज्यादा अच्छा लगता है, इस प्रकार की एडवाइस क्या है? नॉनसेंस है ना, साधारण रूप से। अब आप मानो या नहीं मानो, आपकी मर्जी। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो इसमें कोई हम बड़ी बात नहीं करें, कोई कंसर्न नहीं शो कर रहे हैं। तो साधारण रूप से अगर कुछ भी एडवाइस किसी को दे देना कि भैया आप तो ऐसे, आपके बाल ऐसे रखा करो, आप ऐसे ज्यादा अच्छे लगते हो। ठीक है, अब वो सामने वाले पे डिपेंड करता है एक्सेप्ट करे या नहीं करे। तो इनके लिए हम जनरल एडवाइस प्रयोग करते हैं शुड के साथ में। ठीक है, सेकेंड पॉइंट आता है, सेकेंड बात करते हैं मस्ट। मस्ट जो है, ये मॉडल एडवाइस के लिए प्रयोग करते हैं, और ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट मॉडल है। ठीक है, जब हम कोई खास सलाह देंगे किसी को, बहुत मोर इंपॉर्टेंट सजेशन, किसी को कोई कीमती या सिग्निफिकेंट, कोई एकदम बिल्कुल काम की सलाह देंगे, है ना, जिससे सामने वाले का क्या हो, फायदा हो सके, ऐसी सलाह देने की बात करेंगे। मोर इंपॉर्टेंट सजेशन के लिए आपको मस्ट का प्रयोग करना है। ठीक है, और इसमें हम क्या करते हैं, इसमें जो हम चिंता जताते हैं ना, चिंता, या फिर इसी को हम कहेंगे कंसर्न के रूप में, चिंतित होके या कंसर्न होके किसी को हम सलाह देते हैं कि भैया आपको रोज क्लास अटेंड करना चाहिए। अगर मैं आपको सलाह दूंगा तो मैं आपको कहूंगा आपको रोज मेरी क्लास अटेंड करना चाहिए, मेरे यूट्यूब पे लेक्चर देखना चाहिए। ये मैं आपके लिए चिंतित होके कह रहा हूँ। क्यों? इसमें आपका फायदा है। अगर आप क्लासेस अटेंड करेंगे तो आप पढ़ाई करेंगे तो आप एग्जाम में अच्छे नंबर्स लाएंगे, और आपका एग्जाम या आप जॉब ले सकते हैं। तो ये मैं एक चिंतित होके कंसर्न वे में आपको एक सजेशन देने का प्रयोग कर रहा हूँ। ठीक है, तो इसमें मुझे क्या करना पड़ेगा? मस्ट का प्रयोग करना पड़ेगा। ओके, समझ में आया? फिर नेक्स्ट होता है थर्ड हम प्रयोग करते हैं, इसको थोड़ा सा नीचे राइट डाउन करेंगे। आपने सुना होगा हैज टू, हैव टू और हैड टू। इन तीनों का प्रयोग भी हम सजेशन देने के लिए करते हैं, लेकिन कब? जब हम कोई एक्सटर्नल फोर्स या पावर आपसे वो काम करवाने को मजबूर कर रहे हैं। कोई भी एक्सटर्नल आपके ऊपर कोई पावर है जो आपसे वो सलाह स्वीकार करवाने के लिए या वो सलाह एक्सेप्ट करने के लिए आपको मजबूर करती है। ठीक है, उसके लिए आपको क्या करना है? हैज टू, हैव टू या हैड टू का प्रयोग करना है। किस प्रकार से, है ना, मजबूर होकर, या फिर इसको हम कहेंगे जैसे कि कोई एक्सटर्नल फोर्स, जस्ट लाइक कोई प्रशासनिक अधिकारी है या ट्रैफिक पुलिस है, ट्रैफिक डिपार्टमेंट है,
कोड है, कानून है, गवर्नमेंट पॉलिसी, ठीक है। तो आप किसी प्रकार से कोई रूल या कोई लॉ, मतलब कोई नियम, कोई कानून, कोई पॉलिसी, ठीक है, या कोई डिसिप्लिन है ना, कोई डिसिप्लिन एक्टिविटी है जो आपको बिल्कुल मानना ही मानना है, ठीक है। जैसे हम स्कूल जाते हैं तो स्कूल के कुछ नियम होते हैं, कायदे होते हैं, वो आपको मानना ही पड़ेंगे, ठीक है। तो ऐसी अवस्था में या पुलिस स्टेशन में पुलिस द्वारा आपको कोई ऐसे कानून होते हैं, ऐसे नियम होते हैं जिनको आपको फॉलो करना पड़ेगा, आपको सजेशन एक्सेप्ट करना पड़ेंगे, ठीक है। या आप कहीं ट्रैफिक में हैं तो आप ट्रैफिक के कुछ नियम से, जैसे आपको हेलमेट पहनना ही चाहिए, ये ट्रैफिक का रूल है, आपको मानना ही पड़ेगा, इसको आप अवॉइड नहीं कर सकते। तो जब, क्योंकि अगर आप नहीं मानेंगे तो एक्सटर्नल फोर्स, मतलब आपका ट्रैफिक डिपार्टमेंट है, आप पे दंड लग सकता है, आप पे चालान कट सकता है, ठीक है। तो ऐसे सजेशन जिनको किसी एक्सटर्नल फोर्स, मतलब कि कोई पावर है आपके ऊपर जो आपको मजबूर कर रही है वो चीजें करने के लिए, ठीक है। आर्मी में हो सकते हैं, आर्मी कुछ रूल्स होते हैं, आर्मी में आपको ऐसी कटिंग्स रखना पड़ती है, आपको डिसिप्लिन में रहना पड़ता है, ठीक है। तो वो सजेशन है जो आपको बिल्कुल मानना ही पड़ेंगे, आप मजबूर हैं उनको स्वीकार करने के लिए। ऐसी कंडीशन में आपको हैज टू, हैव टू या हैड टू का प्रयोग करना है। इसके बाद में फिर आता है आपका फोर्थ, ought to। ought to का प्रयोग कब करते हैं? ought to का प्रयोग हम बिल्कुल सोशली या मॉरली, या सोशल या मॉरल, ठीक है। सोशली मतलब सामाजिक और नैतिक, सामाजिक और नैतिक रूप से आवश्यक सलाह, ठीक है। वे सलाह जो सामाजिक या नैतिक रूप से बिल्कुल आवश्यक है आपको, ठीक है। जैसे हमारे संस्कार है ना, हम बात करते हैं, अगर आपके पेरेंट्स या आपके कोई एल्डरली पीपल है तो आपको सजेशन देते हैं ऐसे कि आपको भैया बड़ों का सम्मान करना चाहिए, तो एक सामाजिक और एक नैतिक वैल्यू है, ठीक है, ये संस्कार है। तो ऐसी प्रकार की सलाह देने के लिए हमें क्या करना चाहिए? ought to का प्रयोग करना है। जैसे मैं आपको कहूँ कि आपको झूठ नहीं बोलना चाहिए, ये एक नैतिक वैल्यू है, ठीक है। तो मॉरल वैल्यूज है हमारी। इस प्रकार से अगर हम सलाह देंगे, किसी को सजेशन देंगे, सलाह देंगे, तो हमें ought to का प्रयोग करना होगा। ओके, ये हो गया आपका सजेशन वाला पार्ट। इसमें आप देख सकते हैं कोई डाउट है, इसके साथ हम इसके एग्जाम्पल करेंगे। ओके, यू कैन राइट इट डाउन।